ओके सर। प्यारे विद्यार्थियों, आपका इस शिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, ये इधर से आवाज आ रही है। तो आज हम इस शिक्षण कार्यक्रम के द्वितीय सत्र में केदारनाथ सिंह के विषय में पढ़ेंगे। और जब केदारनाथ सिंह जी का हम नाम लेते हैं तो आज्ञे जी की याद आ जाती है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन आज्ञे जी की याद आ जाती है, क्योंकि केदारनाथ सिंह इनकी तीसरी पुस्तक तार सप्तक के 7 कवियों में से एक हैं। इसलिए उनका नाम जो है याद आ जाता है। बंद कर दे बेटा, मिटा देगा बेटा। बच्चों, आज्ञे जी की बात याद आ जाती है। आज्ञे जी, उनकी याद क्यों आती है? क्योंकि केदारनाथ सिंह जी, उनके तीसरी पुस्तक जो तार सप्तक है, उस पुस्तक के 7 कवियों में से एक प्रमुख हैं। इसलिए केदारनाथ सिंह जी 7 कवियों में से वो प्रमुख हैं, इसलिए उनकी याद आ जाती है। तो आज हम उनका जीवन परिचय पढ़ेंगे। और सबसे पहले आता है उनका, ये सभी बच्चों तक आवाज पहुंच रही मेरी? हाँ। तो इस प्रकार से उनकी बात याद आ जाती है कि एक तो उनका व्यक्तित्व और दूसरा कृतित्व। व्यक्तित्व में उनका जन्म आ जाता है। बेटा ब्लैक बोर्ड पर लिख दीजिए, जन्म, परिवार और शिक्षा दीक्षा। जन्म, परिवार, शिक्षा और सम्मान, ये सब जो है ये व्यक्तित्व में आ जाती है बात। और कृतित्व में उनकी रचनाएं, उन्होंने कृतित्व में उन्होंने किया क्या, ये सब बातें आ जाती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, केदारनाथ जी का जन्म उत्तर प्रदेश में एक जनपद बलिया है, डिस्ट्रिक्ट बलिया है। उसमें 7 जुलाई 1934 में उनका जन्म हुआ। 7 जुलाई 1934 में आपका जन्म हुआ। और उसके बाद हुआ क्या कि उनकी जो प्राथमिक शिक्षा वहीं हुई। और उसके बाद बनारस में आ गए। बनारस में इंटर कॉलेज की पढ़ाई की। इंटर करने के बाद फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये बिल्कुल पास में है। जब मैं बनारस में था तो वहां हर रविवार को जाता था BHU। हर रविवार को BHU जाता था घूमने के लिए। वहां बहुत दूर दूर तक BHU फैला हुआ है। और BHU जो यूनिवर्सिटी है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वो महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी की देन है। महामना श्री मदन मोहन मालवीय जी की देन है ये बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने वहां से हिंदी से MA किया। और 1956 की, बेटे बात नहीं, 1956 में आपने आधुनिक कविता में बिंब विधान, आधुनिक कविता में बिंब विधान, इस विषय पर PhD की आपने इस विषय पर। उसके बाद फिर आपने गोरखपुर में पढ़ाया। गोरखपुर यूनिवर्सिटी में आपने
प्राध्यापन का कार्य किया। उसके बाद फिर वापस यहाँ दिल्ली में आ गए, जो जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय है, JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आ गए और डॉक्टर नामवर सिंह, प्रोफेसर नामवर सिंह के साथ हिंदी केंद्रीय विभाग में आपने जो है विभागाध्यक्ष के पद को संभाला और उसके बाद वहीं से अवकाश प्राप्त करके और आपकी मृत्यु 29 मार्च 2018, अभी सद्य इनकी मृत्यु हुई है 29 मार्च 2018 में आपकी मृत्यु हो गई। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो बात रही उनके शिक्षण और शिक्षा से संबंधित बात। और इनको अनेक पुरस्कार मिले। एक तो मैथिली शरण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, श्री मैथिली शरण गुप्त राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया, और बिहार प्रदेश में दिनकर के सम्मान से इनको सम्मानित किया गया। और इनकी अनेक रचनाएं हैं। अभी जमीन पक रही है, और इनके निबंध भी हैं इस प्रकार से। और इन्होंने अपने जीवन में इन्होंने अनेक कार्यक्रम किए, अनेक सम्मान प्राप्त करने का सराहनीय कार्य किया, साहित्य के लिए अनेक प्रकार से योगदान दिया। और इनकी जो रचनाएं हैं, उनकी रचनाओं में मानवीय संवेदना का पुट मिलता है। इन्होंने अपनी रचनाओं में मानवीय संवेदना पर बल दिया है। मानवीय संवेदना को लेकर के अपनी रचनाएं, अपना साहित्य सृजन करते हैं। क्यों कहा गया है कि उर जलधि की लहरियों में लहरती मेरी सो कविता, मुस्कुराती चंचलासी हो गई साहित्य सविता। और जो है कहा कि हे मेरी पावन कविते, तेरा मन मथन कहाँ है, जहां विचरता कवि समूह, तेरा वह सदन कहाँ है। तो इस प्रकार से जो केदारनाथ सिंह अपने काव्य सृजन में और काव्य संसार में बड़ा सटीक प्रहरी के रूप में खरा उतरते हैं, और मानवीय संवेदना को लेकर के अपनी रचनाओं को ले उठते हैं। और आध्यात्मिकता और दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को लेकर के अपनी रचनाओं में इन्होंने प्रयास किया है। और प्यारे विद्यार्थियों, आपके कोर्स में जो है इनकी 2 रचनाएं लगी हैं बेटा। आपके कोर्स में इनकी 2 रचनाएं लगी हैं। पहली रचना जो है वह है बनारस जो है पहली रचना है। तो ये अभी जीवन परिचय में आपको कोई समस्या आ रही हो तो बताइए। कोई समस्या है जीवन परिचय में इनके? हाँ। और इनके कृतित्व के बारे में किसी को कोई प्रश्न करना है तो कर सकता है। वो केदारनाथ सिंह के कृतित्व के बारे में कोई प्रश्न है आपका तो आमंत्रित है जी। कोई प्रश्न है किसी का? नहीं सर। तो केदारनाथ सिंह जी की ये जो कविता बनारस है, बनारस कविता में वो कहते हैं कि बनारस एक टांग पर खड़ा है। बनारस जो है एक टांग पर खड़ा है जी बेटा। बनारस एक टांग का मतलब होता है एक पैर, और पैर कौन सा है? पैर कौन सा है? आध्यात्मिकता जी। पैर का अभिप्राय एक आध्यात्मिकता के अडिग विश्वास से है, आध्यात्मिकता से के अडिग विश्वास से है। उनका जो है ये कहा कि बनारस एक टांग पर खड़ा। बेटा बनारस की जो छटा जो है
बनारस एक प्राचीन नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है, जिसमें जो है मैं 8 साल रहा बनारस में। बच्चों 8 साल जो है इतना अच्छा लगता था बनारस जो है। जब सावन का मेला लगता था तो, और जब नवरात्रे लगते थे, नवरात्रे में हमारे विद्यालय से लेकर के और दुर्गा जी मंदिर तक इतनी बड़ी लंबी लाइनें लगती थी कि कहा नहीं जा सकता है। और एक सर्कस लगता था, मौत का कुआं बनारस में, और हाँ दुर्गा कुंड में लगता था, तो बड़ा अच्छा लगता था। और बनारस जो है, कहते हैं कि बनारस जो है मोक्ष, जो बनारस में मरता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। बाबा विश्वनाथ की नगरी है, हाँ बाबा विश्वनाथ की नगरी है। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। तो इस प्रकार से बाबा विश्वनाथ की नगरी में जो व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है, सीधे मोक्ष प्राप्त करता है। और कहते हैं एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोहति स्थित्वा श्यामनंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति आपूर्यमाण मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति अद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे सशांति मापनोति न काम कामी। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, बनारस जो है एक ऐसी नगरी है जिसमें कला संस्कृत और साहित्य तीनों की नगरी है। कला, संस्कृत, संगीत और साहित्य, इन तीनों की नगरी जो है बनारस है। और बनारस में आध्यात्मिकता है, बनारस में आस्था है, बनारस में अटूट विश्वास है, बनारस में पारस्परिक प्रेम है, बनारस में पारस्परिक एकता है। ये बनारस कविता की छटा जो है कवि ने दिखाई है। अब मैं एक एक पंक्ति को पढ़ूंगा और उसकी विद्यार्थियों व्याख्या करता चलूंगा, और आप बच्चे बात नहीं करेंगे। इस शहर में वसंत अचानक आता है। इस शहर में वसंत अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है। जब आता है तो मैंने देखा है। कौन? मैं, कवि। मैं किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? कवि के लिए, केदारनाथ सिंह के। और क्या होता है? लहराता या मधुर आवाज नहीं बेटे, लहराता या मधुर वाणी का तरफ, मधुर वाणी के तरफ से उठता है धूल का एक बवंडर। तो विद्यार्थियों, इस शहर की बात आती है, बनारस शहर की, कि बनारस जो है एक ऐसा शहर है उसमें अचानक वसंत आता है। अचानक जो है वसंत आता है। वसंत का अभिप्राय प्रसन्नता से है। वसंत का अभिप्राय यहां पर प्रसन्नता से। बेटे क्यों बात हो रही है? बनारस का ये वसंत का अभिप्राय प्रसन्नता से है। और अचानक आता है, अचानक आता है, और जब आता है तो मैंने देखा है। कवि कहता है, कवि स्वयं देखता है, कवि स्वयं अनुभव करता है। क्या अनुभव करता है? कि लहराता या मधुर, लहराता या मड़ुवाडी एक जगह है बेटा बनारस में। मड़ुवाडी जगह है, और वहां पर स्टेशन भी है, और इसको DLW के नाम से जाना जाता है। BLW बनारस लोको मोटो वर्कशॉप, बनारस लोकोमोटो वर्कशॉप के नाम से जाना जाता है। बेटे ये आपकी वाणी जो है, जो आप हरकत कर रहे हैं, ये YouTube पे जाएगी, आपकी बदनामी होगी। तो इस प्रकार से मड़ुवाडी की तरफ से
उठता है धूल का एक बवंडर उठता है धूल का, एक आंधी सी उठती है और वहां से लोग उमड़ करके आते हैं लोग उमड़ करके आते हैं और इसी महान पुराने शहर की जीभ, इस महान पुराने शहर की जीभ किरकिराने लगती है। यहां पर मानवीकरण अलंकार है बेटा, यहां पर मानवीकरण अलंकार है। जहां पर निर्जीव में मानविक रूप दिखाया जाए वहां पर मानवीकरण अलंकार होता है। बेटा जरा पोज करना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थी, इधर सामने खड़े हो जाओ बेटा। बच्चे जा रहे ना, अबे सर को ले जरूरी है। तो इस प्रकार से जो पढ़ा रहा व्यक्ति वही नहीं दिखा तो फिर क्या खाक शिक्षा कार्यक्रम होगा। तो जो पुराना शहर बनारस, इस शहर की पुराने महान शहर की जीभ किरकिरा उठती है। जब किसी के मुंह में धूल पड़ेगी तो उसकी जीभ किरकिराएगी कि नहीं किरकिराएगी। तो इस प्रकार से जीभ किरकिराने लगती है। जीभ का किरकिराना अर्थात जो है, अर्थात जीभ का किरकिराना अर्थात कुछ जो है, कुछ न कुछ बात ऐसी हो जाना जो असमंजस में डालने वाली बात होती है, असमंजस में डालने वाली बात होती है। जो है वह सुगबुगाता है। सुगबुगाना मतलब जो है, सुगबुगाने का मतलब है हलचल उठ जाना। सुगबुगाने का मतलब होता है हलचल उठ जाना, हलचल हो जाना। जो नहीं है वह फेंकने लगता है, जो नहीं है वह फेंकने लगता है। क्या जो वास्तव में जो उस उपलब्ध नहीं है उसकी उपलब्धि करा देता है, उसकी जो है उपलब्धि होने लगती है, करा देता है। और पिचकिया आदमी दशाश्वमेध पर जाता है। दशाश्वमेध घाट है बेटा, बनारस में अनेक घाट है। बनारस में जो है अनेक घाट है। 80 घाट है, राम घाट है, तुलसी घाट है, दशाश्वमेध घाट है, जानकी घाट है, मणिकर्णिका घाट है। सेनापति कहते हैं कि वाराणसी जाए मणिकर्णिका नहाए, मेरो शिव जी से राम नाम पढ़न को मन है, मेरो शिव जी से राम नाम पढ़न को मन है। तो सेनापति जो है ऐसा कहते हैं कि वाराणसी जो है कहते। और जो है बनारस की बात कही कि ये पिचकिया आदमी मतलब जो है भिखारी व्यक्ति, जिसकी जो है, जिसका पेट पिचका हुआ है, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया है, बहुत दिनों से उसने खाना नहीं खाया है। जो नहीं है वह फेंकता है, और फेंकने लगता है। पिचकिया आदमी दशाश्वमेध पर पहुंच जाता है, दशाश्वमेध घाट पर जा करके पहुंचता है और पाता है घाट का आखिरी पत्थर। पाता है वह घाट का आखिरी पत्थर को प्राप्त करता है। और कुछ और मुलायम हो गया है। वह पत्थर जो बिल्कुल मुलायम हो गया है, अर्थात जो है कोमलता छा गई है।
तो बनारस की जो बात है वो कुछ अद्भुत है, अजीब है। बनारस की शोभा जो है दृश्यात्मक है और दृष्टिगोचर है, मनमोहक लगती है। तो यहाँ जो है ये यहाँ बनारस की जो मुलायम बनारस का एक पत्थर जो है शंकर है, एक एक पत्थर में शिव विराजमान है, शिव की आस्था विराजमान है, एक पत्थर जो है शिवलिंग के समान है। इस प्रकार से कवि बताना चाहता है। तो इन्हीं पंक्तियों के साथ वाणी को विराम देता हूं और अगला जो सत्र जो बचा हुआ है कल होगा और बाकी जो है सभी बच्चे पुस्तक लेकर के और आएंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद।